सीटों को लेकर ठनी तकरार है, खिंच गई है रस्सी, खेल आर पार है। खुल गए हैं 71 पत्ते, जानेंगे कौन उम्मीदवार है। और बात है बिहार की, सज गया मजमा-ए बिहार है। बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई नाम चौंकाने वाले हैं। कुछ अपने अपने टिकट पर दावे ठोक रहे थे, उनका दावा सही निकला है, और कुछ चुनाव होने के पहले ही टिकट की रेस में हार गए हैं। सर, पहला नाम जो आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा वो इस लिस्ट में नहीं है, कौन सा है? ऑब्वियसली वो नाम नंदकिशोर यादव होंगे। नंदकिशोर यादव 5 बार के विधायक रहे हैं और अभी मौजूदा समय में विधानसभा के अध्यक्ष हैं बिहार के। कई कद्दावर नेता हुए हैं बिहार में, नंदकिशोर यादव उनमें से एक हैं, जो काफ़ी समय से भाजपा के एक तरह से क्षत्रप भी हैं और खासकर यादव क्लान से वो भी आते हैं। तो ऐसा समझा जा रहा था कि लालू यादव के MY समीकरण को काउंटर करने के लिए ऐसे उम्मीदवार होंगे जो यादव समुदाय से आते हैं, लेकिन नंदकिशोर यादव का नाम नहीं होना थोड़ा चौंकाने वाला था। अभी वो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। जी, क्या ये इस किस्म के नेता हैं कि अगर टिकट नहीं मिला है तो पार्टी बदल लें, या यादव बिल्कुल नहीं समझकर आरजेडी की साइड चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो शक्ति उनकी RSS से आती है। RSS के जो कैडर होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं राजनीतिक पाली खेलने के लिए, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि वो पाला नहीं बदलते हैं। तो नंदकिशोर यादव भारतीय जनता पार्टी में RSS से आए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं, तो वो इतनी जल्दी पाला बदल लेंगे ऐसी संभावना मुझे तो नहीं दिखाई देती। और दूसरी बात, नंदकिशोर यादव का जो कद है, अब हालांकि वो मेरे ख्याल से अपने राजनीतिक पाली के आखिरी दौर में हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव उनका है। और बीजेपी इतनी जल्दी नंदकिशोर यादव जैसे नेताओं से मतलब अपने आप को अलग भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर टिकट उन्हें नहीं दिया गया है। ऑब्वियसली पटना साहिब से जो जिन्हें टिकट मिला है, किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट मिला है, आपके पास लिस्ट होगा तो उसमें देख सकते हैं। लेकिन कुछ कुशवाहा हैं, आई थिंक मनोज कुशवाहा पटना साहिब से। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास नंदकिशोर यादव को लेकर कोई और योजना हो, क्योंकि रत्नेश कुशवाहा माफ करेंगे, हाँ, रत्नेश कुशवाहा को टिकट मिली है पटना साहिब से जी, नंदकिशोर यादव का टिकट काटकर। लेकिन हो सकता है कि नंदकिशोर यादव को लेकर कुछ और योजना रही होगी। सर, वजह क्या आप मान सकते हैं टिकट कटने के पीछे? कि क्या मतलब कम होता प्रभाव या एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 5 बार से हाँ, ये एक एंटी इनकम्बेंसी वजह हो सकती है कि नंदकिशोर यादव को लेकर के भी थोड़ा वहां पर मतदाताओं का मूड बिगड़ा हुआ था, असंतोष है। हालांकि नंदकिशोर यादव को अगर वहां पर टिकट मिलता तो उनकी जीत भी तय थी, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि बीजेपी ऐसा गेम नहीं खेलेगी कि अगर जीत तय है तो फिर देश में खींचे जाए। लेकिन देश में 2 सीटें ऐसी है जिसमें कहा जाता है किसी के गले में आप कमल का फूल लटका दे, वहां पर वही जीतेगा। एक आपका गौतम बुद्ध नगर है जहां पर बैठकर हम ये शो कर रहे हैं, और एक पटना साहिब है बिहार का, जो बीजेपी का गढ़ है। तो वहां पर नंदकिशोर यादव की जीत भी तय ही थी। नंदकिशोर यादव वहां से कई बार जीत चुके हैं। जो रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है, उनकी भी जीत के प्रति लोग आश्वस्त हैं, लेकिन मुझे वहां पर एक क्षीण सी उदासी दिखाई दे रही है। नंदकिशोर यादव के नहीं होने से नहीं, एक दूसरा कारण है जिस पर हम इस बातचीत के अगले दौर में चर्चा करेंगे जी, कि क्यों पटना की जो खासकर पटना साहिब लोकसभा की जो क्षेत्र है। अगर आप संक्षेप में समझाना चाहें तो अभी समझा सकते हैं। अच्छा, चलिए मैं समझा ही देता हूँ। ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, यहाँ तीली जला दी और फिर बुझा दी। बिल्कुल, देखिए, पटना साहिब एकमात्र लोकसभा क्षेत्र है पूरे देश भर में जहां पर कास्ट मतदाता बहुलता में है। वहां का परिणाम कास्ट मतदाता निर्धारित करता है पूरे देश में, केवल एक सीट है, और जबकि उम्मीदवार कास्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कुम्हरार सीट से प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा हुआ करते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया है इस बार। हालांकि 2 दिन पहले अरुण सिन्हा ने खुद बोल दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुशील मोदी वाली सीट, सुशील मोदी वाली कुम्हरार वाली सीट, बाद में कुम्हरार नाम हो गया उसका, पहले पटना सिटी हुआ करता था जहां से सुशील कुमार मोदी चुनाव लड़ते थे। लेकिन अरुण कुमार सिन्हा कई बार वहां से चुनाव लड़े हैं, और ये कायस्थ समुदाय से आते हैं, इनकी अच्छी पकड़ है समुदाय पर, समाज पर, और वोटर इनको लेकर बहुत ही उम्मीद रखते थे। और हाँ, सुशील मोदी फैक्टर से सिंपैथी वाला भी एक नहीं, वो बहुत ज्यादा। हालांकि वो ये आप मान के चलिए कि वो सीट ही बीजेपी की सीट है, लेकिन वहां पर इस बार जन सुराज ने दांव खेला है। वहां पर
प्रोफेसर केसी सिन्हा को टिकट दिया गया है, जो देश के सबसे अच्छे मैथमेटिशियंस में से एक हैं, सब बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। उनकी कई सारी किताबें हैं, हमने भी 12th क्लास में उनकी किताबें पढ़ी है। मेरे ख्याल से हमारे उम्र या हमसे कम उम्र के जो भी स्टूडेंट्स होंगे और उन्होंने विज्ञान संकाय लिया होगा 12वीं कक्षा में, तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभव है कि केसी सिन्हा की उन्होंने किताबें पढ़ी होंगी। तो एक तो विद्वान हैं, कायस्थ समुदाय से आते हैं और जन स्वराज से मैदान में हैं, ये गणित बिगाड़ेगा वहाँ पर। और दूसरी बात, थोड़ी नाराजगी प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा के नहीं होने से होगी। अगर अरुण कुमार सिन्हा रहते तो कायस्थ मतदाताओं वाला गणित पूरे पटना में बन रहा था। अब एक सिर्फ नितिन नवीन को छोड़ दिया जाए, नितिन नवीन वे कायस्थ समुदाय से आते हैं तो उनको टिकट दिया गया है। आई थिंक बांकीपुर से उन्हें टिकट दिया गया है। बाकी आप देख ले, संजीव चौरसिया हैं, रत्नेश कुशवाहा हैं, जो भी हैं सब अलग अलग समुदाय से हैं। तो यहाँ पर क्या कायस्थ फैक्टर भाजपा के लिए लॉयल बनी रहेगी या नहीं, यह सोचने वाली बात होगी। और अगर वहाँ पर अरुण कुमार सिन्हा को टिकट नहीं दिए जाने का क्षोभ कायस्थ मतदाताओं में दिखता है, तो न केवल कुम्हरार बल्कि आसपास की सीटें जो हैं वो भी प्रभावित होंगी। एक आखिरी सवाल नंदकिशोर यादव के टिकट कटने से जुड़ा हुआ है। क्या रत्नेश कुशवाहा को टिकट देकर बीजेपी नए पौधे रोपने की कोशिश कर रही है कि लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए, या नए लोग हैं, हमें अगली पीढ़ी तैयार करनी है? बिल्कुल, आप बीजेपी की 71 उम्मीदवारों की अगर लिस्ट देखते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा सामंजस्य बनाया गया है। उसमें उत्साह भी है और अनुभव भी है। नए लोगों को भी टिकट दिया गया है और स्टॉल वार्ड्स को भी रखा गया है। रामकृपाल यादव जैसे धुरंधर को दानापुर से उतारा गया है। लोकसभा चुनाव हार गए थे रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से। अब पाटलिपुत्रा लोकसभा का ही एक विधानसभा क्षेत्र है दानापुर, वहाँ से रामकृपाल यादव को उतारा गया है। तो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, यादवों के बड़े नेता भी हैं, और शायद नंदकिशोर यादव फैक्टर को काउंटर करने के लिए भी रामकृपाल यादव को मैदान में लाया गया होगा, हो सकता है। और इसमें सबसे कम उम्र की उम्मीदवार श्रेयसी सिंह भी हैं। श्रेयसी सिंह दूसरी बार चुनाव लड़ेंगी, जमुई से विधायक हैं अभी, निवर्तमान विधायक, और अगली बार भी चुनाव में जा रही है। और श्रेयसी सिंह की आपको बता दूं कि वो ओलंपियन भी रह चुकी है, विश्व स्तरीय निशानेबाज रही हैं। उनके पिता हालांकि दिग्विजय सिंह जदयू से सांसद रह चुके हैं, उनके पिता दिग्विजय सिंह, और दूसरी बार उनको मौका दिया गया है। तो सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं और नई उम्मीदवार के तौर पर भी उन्हें आप समझ सकते हैं। इसी तरह रत्नेश कुशवाहा भी हैं लिस्ट में जो नहीं है। अमरेंद्र प्रताप सिंह मौजूदा कृषि मंत्री हैं बिहार के और आरा से विधायक हैं। और आपको बता दूं कि ये हरिहर सिंह के पुत्र हैं। हरिहर सिंह किसी जमाने में बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पुत्र हैं। इनका टिकट कटना थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि आरा का जो चुनाव पिछली बार लोकसभा का चुनाव देखे तो आरा भी भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट समझी जाती है। जी, लेकिन वहां पर लेफ्टिस्ट का थोड़ा प्रभाव है। लेकिन आरके सिंह वहां जीतते हैं। लेकिन आरके सिंह जो केंद्र सरकार में सचिव भी थे, आईएएस फॉर्मर आईएएस हैं, वो आरा से 2 बार चुनाव जीत चुके थे। तीसरी बार भी जो आरके सिंह की हार हुई है, वो हार आरके सिंह को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कम हुई है, भीतर घात की वजह से वो सीट गंवानी पड़ी। वहां पर पवन सिंह फैक्टर भी चल रहा था बीजेपी को पुल डाउन करने में, और कई सारे समीकरण ऐसे बने थे जिसकी वजह से आरा से आरके सिंह को हारना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में वापसी का मौका था। मुझे लगता है कि आरा की सीट जो है अमरेंद्र प्रताप सिंह की वजह से बैकफायर करेगी। बीजेपी हालांकि वहां पर उम्मीदवार बदल चुकी है, इस बार उन्हें टिकट अभी नहीं दिया गया है। किशोर यादव की तरह शांत बैठने वाले हैं या वो मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि बिहार में बगावत का दौर भी शुरू हो चुका है। वहां से टिकट दिया गया संजय सिंह टाइगर को, संजय सिंह टाइगर को दिया। वो भी युवा नेता हैं, उनको तो मौका दिया गया है। मतलब जो बदलाव किए गए हैं इस बार टिकट बांटने में, वो ये है कि नए पौधे रोपने की कोशिश की जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी से थोड़ा दूर हट रहे हैं ताकि पार्टी वहीं की वहीं रहे, चेहरे बदल जाए। बिल्कुल, हालांकि चुनाव से पहले ऐसा समझा जा रहा था और कहा जा रहा था कि बीजेपी बिहार में गुजरात मॉडल रेप्लिकेट करेगी। और ये गुजरात मॉडल क्या है, इसे समझिए। पिछले 20 सालों से भी अधिक से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, और जब तक नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व वहां था तब तक तो कोई इफ एंड बट नहीं होता था, उनकी जीत सुनिश्चित रहती थी। 2 बार से गुजरात में जो चुनाव लड़ रही है बीजेपी, वो बिना नरेंद्र मोदी के लड़ रही है। पहला चुनाव तो निकल गया था, दूसरा चुनाव जिसमें अभी भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र है ना, भूपेंद्र भाई पटेल, वो जीत करके आए हैं। उस समय कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है गुजरात में, और उस एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए बीजेपी ने क्या किया था, लगभग 70% सीटों पर उम्मीदवार ही बदल दिए थे।
क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नाराजगी जो होती है वो स्थानीय प्रतिनिधि को लेकर होती है। पार्टी के प्रति नाराजगी होती है, लेकिन वो उस स्तर की नहीं। पार्टी को हराने से ज्यादा लोग सोचते हैं इसको हरा देंगे, अमुक व्यक्ति को हरा देंगे। 70% उम्मीदवार बदल दिए थे उन्होंने। दूसरा और क्या काम किया था, नई लीडरशिप को मौका दिया, हेवीवेट्स को उतारा था मैदान में। 70% नए लोगों को उतारा था और 30% हेवीवेट्स को उतारा था। यही चीज उन्होंने माफ करेंगे मध्य प्रदेश में भी किया। मध्य प्रदेश में भी जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री थे, नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे 7 सांसद उतारे थे, 2 केंद्रीय मंत्री उतारे थे, केंद्रीय मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया और उसके बाद बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय जैसे पार्टी के बड़े आला नेता थे। विजयवर्गीय का लड़ना स्वाभाविक था उस दौरान, लेकिन प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, खासकर नरेंद्र कृषि मंत्री है, इतने बड़े जब वो कृषि मंत्री थे कैबिनेट में पीएम मोदी की, तब उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको उसमें उतारा गया मुरैना की एक सीट से, और फिर उनको बाद में विधानसभा अध्यक्ष बने। हाँ बिल्कुल। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बिहार में भी वो गुजरात मॉडल रेप्लिकेट करेगी। हालांकि उस स्तर का तो नहीं हो पाया है यहाँ पर, क्योंकि आधा से ज्यादा नाम वो हैं ही जो अभी बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, उनके नाम है। आधे लगभग 70% लोग हैं। 30% लोगों में नए लोगों को उतार रही है बीजेपी। साथ ही जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि वो यहाँ भी हेवीवेट्स को उतारेंगे मैदान में, तो सिर्फ रामकृपाल यादव को अगर छोड़ दे पहली लिस्ट में 71 लोगों की लिस्ट में, तो और ऐसे चौंकाने वाले बड़े नाम नहीं हैं जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आए होंगे। सीतामढ़ी से भी मिथिलेश कुमार का टिकट काट दिया गया है, उनके जगह पर सुनील कुमार पिंटो को बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार चुना है। हाँ, ये कोई बहुत चौंकाने वाला फैसला नहीं है। वहाँ पर सुनील कुमार पिंटू का अच्छा अधिक जनाधार है। और सुनील कुमार पिंटू, आपको बता दूं कि इससे पहले जेडीयू के सांसद भी रह चुके हैं सीतामढ़ी से, तो उनको उतारा गया सीतामढ़ी से। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में वो फिट बैठते हो। हाँ, और वो अगल बगल की सीटों को भी प्रभावित करते हैं मंटू, तो वो एक सधी हुई चाल है। हालांकि मतलब सुनील कुमार पिंटू पर सीतामढ़ी की जनता, छोटा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर कितना भरोसा उन पर करती है देखने वाला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। महिला फैक्टर भी इस लिस्ट में ठीक ठाक दबदबा बनाए हुए है। तकरीबन 8%, 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है 71 में से, और 62 जो है वो पुरुष उम्मीदवार हैं। नहीं, फिर तो ये आधी आबादी के साथ नाइंसाफी है ना सर। आधी आबादी के साथ नाइंसाफी आप कह सकते हैं। देखिए ये लेकिन जो एक्टिव उम्मीदवार हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार बीजेपी को लगे हैं, उसमें भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि 9 महिलाओं को टिकट मिल जाएगा। मिला, बहुत अच्छी बात है। नहीं, देखिए जिन महिलाओं को टिकट मिला है ना, मुझे लगता है इन 9 में से 7 महिलाएं जरूर जीतेंगी, ये पक्का है। आप बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार देश मुझे लगता है कि बिहार का वोटर बदल गया है। नहीं, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए। कहा जाता है कि बिहार में जो आज होता है दुनिया में कल होता है, खासकर पॉलिटिकल मामले में। बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां पर स्थानीय निकाय चुनावों में 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। आप उस बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या आपके पास महिला नेतृत्व नहीं है? 8% सीटें दी गई है पहली लिस्ट में, 30% देना चाहिए, 30 नहीं तो 15 देना चाहिए। अब 8% दे रहे हैं, तो ये मुझे इस मोर्चे पे थोड़ी लग रही है बात बीजेपी में, यहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। और जिनको टिकट मिला है, आप देखिए रमा निषाद को टिकट मिला है, मुजफ्फरपुर के किसी विधानसभा क्षेत्र से मिला है, वो निषाद बहुल क्षेत्र है, उनका जीतना तय है। श्रेयसी सिंह को मिला है, उनका जीतना तय है। रेणु देवी पूर्व उप मुख्यमंत्री है, बेतिया से उन्हें टिकट मिला है, उनका जीतना तय है। तो महिला नेतृत्व में बीजेपी को भरोसा जताना चाहिए था, और मुझे लगता है इस मोर्चे पे थोड़ी निराशा हुई है। हालांकि 30 सीटों की घोषणा और होनी बाकी है बीजेपी की तरफ से। जो उनको 101 सीटें मिली हैं, उनमें से 30 सीटें और आएंगी। हो सकता है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो, लेकिन इस मोर्चे पर थोड़ा निराशा है। रीगा एक और सीट है जहां से मौजूदा मंत्री हैं मोतीलाल प्रसाद, उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह एक सेवारत मंत्री का टिकट कटना वाकई में बड़ी बात है। उनकी जगह पर वैद्यनाथ प्रसाद को मौका दिया गया है। बिल्कुल, रीगा में सबसे ज्यादा अगर एंटी इनकम्बेंसी पूरे बिहार में कहीं देखी गई है तो रीगा में था। रीगा में पिछले दिनों वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे उनको लेकर प्रदर्शन भी हुए। हालांकि ऐसे प्रदर्शन कई और इलाकों में हुए, और रीगा में तो इनके गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, तो जिनका वीडियो भी आया था। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने यहाँ पर लोगों की आवाज़ सुनी होगी, और अगर वहाँ से दोहराया जाता उम्मीदवार को तो हो सकता है वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता। बीजेपी इस मामले में बहुत ही रूथलेस पार्टी है। मुझे लगता है कि बीजेपी, हालांकि मैंने इससे पहले उम्मीद जताई कि महिलाओं को ज़्यादा टिकट देना चाहिए था, और आपका जो पॉइंट है
मैं उस पॉइंट पे अब आता हूं और मैं उसका समर्थन करता हूं कि बीजेपी इतनी रूथलेस पार्टी है कि वो टिकट सिर्फ विनेबिलिटी फैक्टर पे देती है। उनके लिए और कोई कास्ट कम्बिनेशन, जेंडर कम्बिनेशन, ये सब कुछ साइड आइटम्स हैं, लेकिन उनका जो फोकस होता है वो सिर्फ विनेबल कैंडिडेट्स चुनने पे होता है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि रीगा का फैसला शायद बीजेपी के लिए बेहतर है। जायज भी अब है। जायज नाजायज विरोध हो रहा है बिल्कुल, जिनका टिकट कट गया है उनको ये फैसला नागवार गुजरेगा, उन्हें नाजायज लगेगा। और अभी बिहार में तो बगावत का दौर भी शुरू हो चुका है। जिन खैर अभी इस लिस्ट को आए हुए 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका नहीं, है, मैं पर ओवरऑल अभी कह रहा हूं। बीजेपी काडर में विरोध नहीं दिखा है। नहीं, बीजेपी की यही विशेषता है। दिखेगा, ये मान सकते हैं, किस हद तक दिखेगा ये पता नहीं है। इसके अलावा गौरा बौराम एक और सीट है जहां से मौजूदा विधायक स्वर्णा सिंह का टिकट काटकर सुजीत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। अब स्वर्णा सिंह ऐसी विधायक थी, मैं सच बताता हूं, मैं बिहार से आता हूं और स्वर्णा सिंह का नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूं। विधानसभा में उनकी कितनी उपस्थिति थी, उन्होंने कोई प्रश्न पूछा था, अपने क्षेत्र में गई थी, काम कर रही थी, नहीं जानते हैं कोई। तो ऐसे विधायक, ऐसे कैंडिडेट्स का नाम कट जाना, नाम आ जाना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती है। जैसे भिंड से सांसद हैं एक संध्या राय, उनका भी नाम कम ही लोग सुनते हैं। बिल्कुल, तो हो सकता है मतलब प्रदर्शन के आधार पर इनका टिकट कटा हो। जी, एक और सीट है राजनगर, ये अनुसूचित जाति की। जी, रामप्रीत पासवान का टिकट काटकर एक दूसरे पासवान है सुजीत पासवान को टिकट दिया। सुजीत पासवान युवा नेता। इस फेरबदल का मतलब पिछली बार भी ऐसा समझा जा रहा था कि सुजीत पासवान को टिकट मिल सकती है, लेकिन रामप्रीत पासवान पर भरोसा रखा गया था और पिछली बार लोग कहते थे रामप्रीत पासवान हार जाएंगे, लेकिन रामप्रीत पासवान वहां से अच्छे मार्जिन से जीत के आए थे। रामप्रीत पासवान का टिकट कटना थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि वो आप समझ सकते हैं वो उस वोट बैंक के अधिकारी है जिस पर चिराग पासवान का एक अधिकार है। और पासवान वोट की सिंपैथी बीजेपी को रहती है। रामप्रीत पासवान दलित नेताओं में बड़ा नाम है। हाँ, पासवान होकर ये चिराग की पार्टी से ना होकर बीजेपी से है। हाँ, बीजेपी तो ये पासवान के जो वोट खींचने में रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा पर्दे के पीछे कि चिराग पासवान ने जोर दिया हो? लगता नहीं है, क्योंकि दूसरे तो सुजीत पासवान ही है वो भी। लेकिन मुझे लगता है कि रामप्रीत पासवान एक बड़ा चेहरा, बड़ा दलित चेहरा बिहार बीजेपी में है। महादलित नहीं, दलित। हाँ, महादलित बाकी 29 जातियां हैं, दलित सिर्फ पासवान है। तो एक बड़ा चेहरा है और मुझे नहीं लगता है, हालांकि रामप्रीत पासवान संघ के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हो सकता है कि वो विरोध भी दर्ज कराएं या नहीं भी कराएं। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को अगर आत्मसात कर चुके होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में सहज होंगे। पार्टी एक और मैं बात बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग की बात अपने कैडर्स को बताई, 1 से 1 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं और कौन सी सीटें लड़ेंगे, कौन सी सीटें नहीं लड़ेंगे, कौन सी सीटें गठबंधन के सहयोगियों की गई है, तो बहुत ज़्यादा अंतर विरोध शुरू हो गया था। कई सारी सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी जिस पर नजरें गड़ाई हुई थी, वो उनके जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उस पर मेहनत कर रहे थे 2 सालों से, और उनको लग रहा था कि ये सीट उनके खाते में जाएगी। जैसे एक उदाहरण के लिए सुगौली की सीट आप समझ लीजिए, ये आपको पूर्वी चंपारण में एक पश्चिम चंपारण में पड़ता है सुगौली विधानसभा क्षेत्र। वहाँ समझा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की सीट है, ये सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। वहाँ पर उनकी तैयारी चल रही थी, लेकिन वो सीट चली गई एलजेपी के खाते में। भारतीय जनता पार्टी कई बार ये बड़ा दिल दिखाती है, वो अपनी जीती हुई सीटें भी गठबंधन के सहयोगियों को दे देती है, लेकिन ये बैकफायर कर रहा था। पार्टी के अंदर विरोध होना शुरू हो गया था। और मुझे अंदरूनी खबर जो मिली उसमें जो राज्य के प्रभारी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और विनोद तावड़े, उनको कहा गया कि भाई ये जो विरोध हो रहा है इन्हें आप संभालिए, और जो लोग भी हैं इनको संयोजित किया जाए। जो भी बोर्ड हैं, निगम हैं, अभी कहीं ओपनिंग है तो उनको अभी सेटल किया जाए, नहीं तो उन्हें आश्वासन दिया जाए। संगठन में सेटल किया, संगठन में नहीं, मतलब संगठन में तो है, संगठन में भी और ऐसी बोर्ड में, निगम में, हाँ, जहां पर भी उनको समायोजित किया जा सकता है वहां पर उन्हें समायोजित किया जाए, और आने वाले दिनों में उन्हें समायोजित करने का आश्वासन दिया जाए। आश्वासन ने उनको भरोसा दिलाया जाए कि अगले चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले ही एक बार सरकार बन जाए तो बहुत सारे बोर्ड निगम होते हैं, उनके सदस्य बनाए जाएंगे। कई सारे बोर्ड के सदस्यों को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिलता है। तो वो जो बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत भी ये है, वो अपने अंतर विरोधों को बहुत ही स्मूथली रिजॉल्व कर लेते हैं, दूसरे अच्छे ऑफर देकर। बिल्कुल, तो ये चीज हो रही थी बीजेपी में। तो रामप्रीत पासवान उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये काफी सीनियर हैं और सुजीत पासवान एक युवा को मौका मिल रहा है, उसी समुदाय से मिल रहा है। तो रामप्रीत पासवान के पास करने के लिए भी, अगर चाहे कुछ विद्रोह करना, तब भी उनके पास कुछ विद्रोह करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि
एनडीए फोल्ड में दो बड़े आइकन आ जाएंगे। एक तो वहाँ के जो स्थानीय उम्मीदवार हैं वही पासवान है, सुजीत पासवान, दूसरा चिराग पासवान भी आएंगे, तो पासवान वोटरों का भी मोहभंग इससे होगा नहीं, और बीजेपी के टिकट पे हैं तो बीजेपी का जो कैडर वोट होता है वो भी उनको जाएगा, जो कोर वोट होता है वो भी उनको जाएगा। तो वहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स गड़बड़ होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक बात है सर। तो ये था बिहार में बीजेपी की पहली लिस्ट का हिसाब किताब जो हमने आपके सामने अभी अभी डिस्कस किया है। इसमें कुछ नाम चौंकाने वाले हैं जो नहीं है, और कुछ नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। हाँ जी सर। एक चीज और जो चौंकाने वाले नाम है, मुझे लग रहा है बीजेपी की 71 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसे आप देखेंगे तो किसी अल्पसंख्यक का नाम नहीं है जी। हालांकि बीजेपी में अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान नेताओं की कमी हमेशा रही है, लेकिन मुझे लग रहा था कि शाहनवाज हुसैन उनका नाम बीजेपी का एक कद्दावर मुस्लिम चेहरा रहे हैं, और जो सबसे पहली बीजेपी सरकार बनी थी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं, और पिछले कई सालों से उनका राजनीतिक वनवास चल रहा है, शिवाय जब कुछ दिनों के लिए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में वो उद्योग मंत्री बने थे, तब उसके बाद से वो बाहर ही चले। तो मुझे लग रहा था कि शाहनवाज हुसैन को भागलपुर से सीट से आप उम्मीद, मुझे लग रहा था भागलपुर से उन्हें उतारा जाएगा, और भागलपुर से शाहनवाज हुसैन 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। भागलपुर अभी में भी कम से कम 30 सीटों वाली एक लिस्ट का आना बाकी है, उसमें किसी सीट से आप उनके होने की उम्मीद रखते हैं? एक संभावना समस्तीपुर, जहां से मैं आता हूं वहां से हो सकती है। समस्तीपुर से शाहनवाज हुसैन का गहरा लगाव रहा था, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या समस्तीपुर सीट बीजेपी के खाते में जाएगी या वहां लोजपा अपना उम्मीदवार उतारने की जिद करेगी, क्योंकि लोजपा की नज़र भी समस्तीपुर की सीट पर है। अभी वर्तमान में समस्तीपुर का क्या स्टेटस है? वर्तमान में तो अभी जो विधायक हैं वो आरजेडी के विधायक हैं। वहाँ पर समस्तीपुर में जो जीते थे अख्तरुल इस्लाम शाहीन, वो आरजेडी के हैं, और पिछले 3 बार से वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद समस्तीपुर या किसी और सीट से एक शाहनवाज हुसैन को मौका दे, क्योंकि जैसा आपने कहा है वनवास लंबे टाइम से चल रहा है, और एक बड़े कद का नेता है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, खास करके बिहार चुनाव के दौरान। हो सकता है, संभव है ये, लेकिन मुझे लग रहा था कि शाहनवाज हुसैन का नाम पहली लिस्ट में ही होगा, लेकिन पहली लिस्ट में शाहनवाज हुसैन का नाम नहीं होना थोड़ा चौंकाने वाला रहा है। जो हम तमाम नेताओं की लिस्ट गिन रहे थे, हालांकि वो अभी सिटिंग एमएलए हैं, तो इसलिए हम अमरेंद्र प्रताप सिंह की बात कर रहे थे, या नंद किशोर यादव की बात कर रहे थे, या रामप्रीत पासवान की बात कर रहे थे, लेकिन विधायक नहीं रहते हुए भी शाहनवाज हुसैन एक बड़ा चेहरा है, एक कदावर नेता है, और उनका होना चुनाव का गणित को प्रभावित करता, मुझे लगता है वो होना चाहिए। दिल्ली की मीडिया के काफी करीब भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस लिस्ट में उनके रहने से एक संतुलन अच्छा बनता, और बीजेपी एक और सीट सिक्योर कर सकती थी भागलपुर में। हालांकि भागलपुर में देखिए एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं है। भागलपुर के जो विधायक हैं जेडीयू के गोपाल मंडल, वो धरने पर बैठे हुए हैं टिकट के लिए। भागलपुर सीट चली गई है बीजेपी के खाते में, वहाँ पर अल्पसंख्यक वोटों की भी अधिकता है। भागलपुर सीट जो है, आपने अल्पसंख्यक बाहुल्य, हाँ आपने सुना होगा वो गंगाजल वाला कांड, अकबरवा कांड, तेजाब कांड, वो भागलपुर में ही हुआ था। तो भागलपुर की ये सब बुरी यादें हैं, मतलब ये हिंसक यादें हैं। भागलपुर वैसा सिल्क के लिए जाना जाता, सिल्क सिटी ऑफ बिहार है, और जिस तरह से बनारस के बुनकरों का भला हुआ मोदी जी के आने से, कोई ऐसा कद्दावर नेतृत्व वहाँ पर भागलपुर में भी उतरे, और वहाँ का जो सिल्क है, सिद्धार्थ मैं आपको बताऊँ, मैं पैरोकारी नहीं कर रहा, लेकिन आप कभी जाएं तो भागलपुर के सिल्क की क्वालिटी देखें, आपको समझ में आएगा कि मुझे लगता है दुनिया का एक बेहतरीन सिल्क उत्पादन भागलपुर में होता है। दुनिया का, मैं केवल भारत के, दक्षिण भारतीय कई सारे शहरों में सिल्क के वस्त्रों का उत्पादन होता है, अपने बनारस में भी होता है, मिल सकता है, लेकिन भागलपुर में सबसे ज़्यादा इतनी महीन उनकी बुनावट होती है, महीन उनके तांती होते हैं कि आपको देखकर आश्चर्य होगा। अभी भी वहाँ पर आपको सैंपल में ऐसी साड़ियाँ दिखाई जाएंगी जो एक अंगूठी में आर पार हो जाती हैं। ऐसी साड़ियाँ, ऐसी फाइन बुनावट होती है। हालांकि वहाँ के बुनकरों को, वहाँ के कलाकारों को उस तरह का एक चेहरा मोटिवेशन नहीं है जो उनको आगे बढ़ा सके। मोटिवेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनका भी भला हो, और इंतजार है एक और लिस्ट का। ये लिस्ट एक बार में ही पूरी आएगी या फिर 2 टुकड़ों में आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कितने सरप्राइज मिलेंगे, कितने शॉक मिलेंगे, ये बीजेपी की अगली लिस्ट से उतनी ही उम्मीद की जा रही है जितनी चौंकाने वाली ये लिस्ट थी। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम कौन सा ऐसा है जो इस लिस्ट का हिस्सा है या नहीं है, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.